1997 में एप्पल को 1045 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था और एप्पल की सेल्स दिन ब दिन कम होती जा रही थी। कई एक्सपर्ट्स ने ये तक कह दिया था कि एप्पल अब बैंकरप्ट हो सकती है और एप्पल की कहानी बस यहीं तक थी। अगर हम 27 साल आगे चलें तो आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जिसका मार्केट कैप आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है और आज एप्पल वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में टॉप पर होता है। आखिर एप्पल ने ऐसा क्या किया जिससे एप्पल बैंकरप्सी से दुनिया की टॉप कंपनीज में शामिल हो गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। 4 साल पहले वेन का एक वेंचर फेल हो गया था, जिसकी वजह से वेन एक नई कंपनी को स्टार्ट और ग्रो करने में बहुत ज़्यादा डरने लगा था। रोनाल्ड वेन ने कंपनी बनने के 2 हफ्तों बाद ही अपने 10% शेयर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक को $800 में सेल कर दिए थे। अब कंपनी के सिर्फ 2 फाउंडर्स ही बचे थे। स्टीव जॉब्स ने कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर सजेस्ट किया, जिसका आइडिया उन्हें तब आया जब वो एक फार्म से वापस लौटे और एप्पल उनकी फ्रूट डाइट का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। साथ ही साथ एप्पल का नाम फनी साउंड करता था। एप्पल का नाम रखने से ये फ़ायदा भी था कि इनका नाम फ़ोन बुक में अटारी कॉरपोरेशन से ऊपर आएगा, जो कि उस वक्त एक जानी मानी वीडियो गेम और होम कंप्यूटर कंपनी थी। इन सब कारणों की वजह से कंपनी का नाम एप्पल रखा गया। अपना पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का बैच बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन टाइप 2 मिनी बस $1500 में सेल की और स्टीव वोज़नियाक ने अपना प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर $500 में सेल किया, जिससे कंपनी को $2000 का इनिशियल कैपिटल मिला। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक होम ग्रो कंप्यूटर क्लब में अपने पहले कंप्यूटर एप्पल 1 को दिखाने गए। एप्पल 1 के प्राइमरी फीचर्स थे कि एप्पल 1 टीवी डिस्प्ले के साथ भी चल सकता था और साथ ही साथ वो 1 सेकंड में 60 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकता था, जो कि उस वक्त ज़्यादातर मशीन से फास्ट था। एप्पल 1 के रोम में एक बूटस्ट्रैप कोड लोकेटेड था, जिससे कंप्यूटर खुद ब खुद स्टार्ट हो सकता था। यूजर्स को कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोड्स एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे यूजर्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता था। पॉल बैरल, जो कि उस वक्त एक जानी मानी कंप्यूटर स्टोर चेन बाइट शॉप के ओनर थे, उनके इंसिस्ट करने पर स्टीव वोज़नियाक ने एक कैसेट इंटरफेस को भी डिज़ाइन किया, जो कि 1200 बिट्स की स्पीड के साथ प्रोग्राम को लोड और सेव कर सकता था। पॉल बैरल स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्हें अपना कार्ड दे दिया और कहा कि वो उनसे कांटेक्ट में रहे। अगले दिन स्टीव जॉब्स पॉल बैरल को एप्पल 1 के लिए खाली सर्किट बोर्ड्स बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरल सिर्फ फुली असेंबल्ड कंप्यूटर को परचेज करने में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने स्टीव से कहा कि अगर वो उनके लिए फुली असेंबल्ड कंप्यूटर बनाए तो वो स्टीव से 50 फुली असेंबल्ड कंप्यूटर $500 की प्राइस पर परचेज कर लेंगे। स्टीव जॉब्स ने पॉल बैरल से फुली असेंबल्ड कंप्यूटर का ऑर्डर ले लिया और जब उन कंप्यूटर्स को बनाने के लिए कंपोनेंट्स का ऑर्डर देने लगे तो क्रेडिट मैनेजर ने उनसे पूछा कि वो उन पार्ट्स के पैसे कैसे लुटाएंगे। तो स्टीव ने उन्हें बताया कि बाइट शॉप कंप्यूटर चेन से हमें 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर मिला है और उन कंप्यूटर्स की पेमेंट हमें डिलीवरी के वक्त मिलेगी। अगर तुम कंप्यूटर को बनाने के लिए पार्ट्स दे दो तो हम 30 दिनों के अंदर कंप्यूटर बना के डिलीवर कर देंगे
और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी दे देंगे। इन ऑर्डर को वेरीफाई करने के लिए क्रेडिट मैनेजर ने पॉल बैरल से पूछा। पॉल ने क्रेडिट मैनेजर को कंफर्म किया और उसे यकीन दिलाया कि अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो उनके पास तुम्हारे पार्ट्स के पैसे लौटाने के लिए इनफ पैसे होंगे। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और उनके छोटे से स्टाफ ने दिन रात एक करके कंप्यूटर को बनाया और उनकी टेस्टिंग करके उन कंप्यूटर्स को टाइम पर डिलीवर किया। पॉल उन असेंबल्ड कंप्यूटर सर्किट बोर्ड्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। पॉल बैरल ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक को उन कंप्यूटर्स की पेमेंट कर दी। इस तरह एप्पल ने अपनी पहली सेल की। एप्पल ने अपना पहला फुली असेंबल्ड सर्किट बोर्ड एप्पल वन जुलाई 1976 को $666.66 की रिटेल प्राइस के साथ सेल करना शुरू कर दिया और इवेंचुअली एप्पल वन के 200 यूनिट्स सोल्ड हो गए। बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए स्टीव जॉब्स इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे, लेकिन कोई भी बैंक इन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। कंप्यूटर का आइडिया उस वक्त ज़्यादातर लोगों की समझ से बाहर था। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद एप्पल को उनकी पहली फंडिंग एक मिलीनियर माइक मार्क्यूला से मिली। माइक मार्क्यूला को स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक में काफ़ी पोटेंशियल नजर आया। मार्क्यूला ने एप्पल में $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की और उन्हें 1/3 एप्पल का स्टेक मिला। 3 जनवरी 1997 को स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की पार्टनरशिप ख़त्म करके एप्पल कंप्यूटर्स को एक कंपनी में चेंज कर दिया गया। फरवरी 1976 को मार्क्यूला ने माइकल स्कॉट को एप्पल का पहला CEO और प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक उस पोजीशन के लिए इनएक्सपीरियंस थे और वो खुद भी इन पोजीशंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे ही एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर सेल करना शुरू किया, उस वक्त से ही स्टीव वोजनियाक ने एक नए और इम्प्रूव कंप्यूटर को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। 10 जून 1976 को एप्पल II पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया गया, जिसकी रिटेल प्राइस $1,298 रखी गई। एप्पल II का टीवी इंटरफेस पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया था। एप्पल II ना सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकता था, बल्कि कलरफुल ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले कर सकता था। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के कंप्यूटर्स एलिगेंट और सिंपल बने, इसलिए उन्होंने एक डिज़ाइनर जेरी मनोक को एप्पल के कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करने के लिए हायर किया था। एप्पल II की सक्सेस के बाद एप्पल ने होम कंप्यूटर से बिजनेस और कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स की मार्केट में एंटर करने का डिसीजन लिया। उस वक्त IBM बिजनेस और कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स की मार्केट का लीडर था। एप्पल को IBM से compete करने के लिए कुछ अलग करना था। नवंबर 1980 को एप्पल ने एप्पल III को रिलीज़ किया। एप्पल III का डिज़ाइन एक कंजर्वेटिव डिज़ाइन था। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि मशीन में जनरेट होने वाली हीट को कूलिंग फैन की बजाय मशीन के चेजिस के थ्रू ख़त्म किया जाए। स्टीव जॉब्स का ये आइडिया एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। मशीन का केस कंपोनेंट्स को कूल रखने के लिए सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से एप्पल III को ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ओवरहीटिंग की वजह से मशीन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स मदरबोर्ड से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाया करती थी। कस्टमर्स एप्पल की कस्टमर सर्विस से भी बहुत नाखुश थे। हजारों एप्पल III कंप्यूटर्स को कस्टमर्स से वापस मंगवाया गया। एप्पल ने सालों लगाकर जो कंपनी की इमेज बिल्ड की थी, एप्पल III उस इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी थी। अपने उन सब फेलियर के बाद भी
एप्पल ने एप्पल 3 को एप्पल 2 से ज़्यादा प्रायोरिटी दी और 3 साल तक एप्पल 3 की मार्केटिंग और R&D के ऊपर $100 बिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड कर दिए थे। एप्पल का ज़्यादातर रेवेन्यू एप्पल 3 की बजाय एप्पल 2 से आता था, लेकिन एप्पल ने फिर भी एप्पल 2 की बजाय एप्पल 3 पर ज़्यादा फोकस किया। अगस्त 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर्स की मार्केट में भी एंट्री ले ली। IBM के आने से पहले एप्पल माइक्रो कंप्यूटर्स की कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी थी। IBM PC के आने के बाद उसने एप्पल 3 की सेल ना के बराबर कर दी थी, लेकिन एप्पल 2 की सेल फिर भी अच्छी हो रही थी। 1983 में IBM PC एप्पल 2 को सरपास करके अमेरिका का बेस्ट सेलिंग पर्सनल कंप्यूटर बन चुका था। IBM ने जब पर्सनल कंप्यूटर्स की मार्केट में एंट्री ली थी, उस वक्त एप्पल ने IBM को एग्जामिन करके ये सोचा था कि ये मार्केट में नहीं चलेगा और कॉन्फिडेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल के फुल पेज एडवर्टीजमेंट को परचेज कर लिया और ये हेडलाइन लिखवाई, वेलकम IBM सीरियसली। एप्पल का ये एरोगेंस काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था। उस वक्त एक सर्वे में ये फाउंड किया गया था कि 56% अमेरिकन कंपनीज IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करने लगी थी और सिर्फ 16% कंपनीज ही एप्पल के कंप्यूटर्स को यूज़ करती थी। 1983 में एप्पल ने अपना पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर दी एप्पल लीसा को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। एप्पल लीसा को बिजनेस मार्केट को टारगेट करने के लिए बिल्ड किया गया था, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण एप्पल लीसा बुरी तरह से फेल हो गई। जनवरी 1984 को एप्पल ने मैकिंटोश को लॉन्च किया, जो कि लीसा और माउस ड्रिवन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर बेस्ड कंप्यूटर था। मैकिंटोश में 2 एप्लीकेशंस मैक राइट और मैक पेंट इंस्टॉल्ड थी। मैकिंटोश की सेल इनिशियली काफ़ी अच्छी रही, लेकिन बाद में अचानक से मैकिंटोश की सेल में रैपिड डिक्लाइन आया। अर्ली 1985 में मैकिंटोश के फेलियर और IBM की सक्सेस के बाद कंपनी के अंदर स्टीव जॉब्स और एप्पल के CEO जॉन स्कली के बीच में पावर को लेकर बहस छिड़ने लगी। 2 साल पहले स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को पेप्सी से बुलाकर एप्पल का CEO बनाया था। स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के विजन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था। जॉन स्कली चाहते थे कि कंपनी एप्पल 2 जैसे ओपन आर्किटेक्चर कंप्यूटर्स बनाने पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम छोटे बिजनेसेस को और होम मार्केट्स में कंप्यूटर्स को सेल कर सकें, जिसमें IBM का इन्फ्लुएंस कम था। लेकिन स्टीव जॉब्स चाहते थे कि कंपनी का फोकस मैकिंटोश जैसे क्लोज्ड आर्किटेक्चर कंप्यूटर्स बनाने पर हो, ताकि हम IBM के साथ compete कर सकें। कंपनी में एप्पल 2 और मैकिंटोश के लिए अलग अलग डिवीजन्स बन चुकी थी और दोनों एक सेपरेट कंपनी की तरह ऑपरेट होने लगी थी। स्टीव वोजनियाक ने इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर और ये कहकर कंपनी को अलविदा कह दिया कि पिछले 5 सालों से कंपनी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रही है। स्टीव वोजनियाक ने कंपनी को छोड़ने के बाद अपने ज़्यादातर स्टॉक्स भी सेल कर दिए थे। 1985 में स्कली ने डिसाइड किया कि वो स्टीव जॉब्स को मैकिंटोश डिवीजन के जनरल मैनेजर की पोस्ट से हटा देगा। स्कली को एप्पल के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सपोर्ट भी हासिल था। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स ने कोशिश की कि वो जॉन स्कली को उनकी लीडरशिप पोस्ट से हटवा दें, लेकिन मीटिंग में सभी एग्जेक्टिव्स ने स्टीव जॉब्स की बजाय जॉन स्कली की साइड ली और सितंबर 1985 को स्टीव जॉब्स को मजबूरन अपनी पोजीशन से रिजाइन देना पड़ा। स्टीव जॉब्स के कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी को फॉर्म किया, जिसका नाम उन्होंने नेक्स्ट रखा। स्टीव जॉब्स के साथ साथ एप्पल के कई एम्प्लॉयज़ ने भी कंपनी को छोड़ दिया और उनके साथ नेक्स्ट में काम करने लगे।
नेक्स्ट में वो सब एक नए फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ कंप्यूटर्स को बनाने में लग गए और उनके लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाने लग गए। दूसरी तरफ जॉन स्कली ने एप्पल को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उसने सेल्स और मार्केटिंग की एक अलग डिवीजन बनाई और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के लिए अलग डिवीजन बनाई। कुछ महीनों बाद एप्पल ने एप्पल II के कॉम्पैक्ट वर्जन एप्पल IIc को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। मैकिन्टोश की रिलीज के बाद भी कई सालों तक एप्पल II कंप्यूटर्स से ही कंपनी की मेन इनकम होती थी। जॉन स्कली की लीडरशिप में एप्पल ने मैक प्लस, मैक SE, मैक II, मैक क्लासिक और मैक CC जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। 1989 में एप्पल ने अपना पहला पोर्टेबल कंप्यूटर मैकिन्टोश पोर्टेबल भी लॉन्च किया, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ। 1991 में एप्पल ने पावर बुक को लॉन्च किया, जो कि कस्टमर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिससे कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। एप्पल की इस सक्सेस के बाद भी IBM की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच कम नहीं हो रही थी। एप्पल को कुछ ऐसा करना था जिससे एप्पल वापस से कस्टमर्स के बीच पॉपुलर हो सके और किसी तरह से IBM PC को टक्कर दे सके। फाइनली 1990s में IBM ने विंडोज 3.0 की मदद से अपना पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर को लॉन्च किया। उसके रिस्पॉन्स में एप्पल ने नई मैकिन्टोश लाइंस, मैकिन्टोश क्वाड्रा, मैकिन्टोश सेंट्रिस और मैकिन्टोश परफॉर्मा को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एक साथ इतने ज़्यादा मॉडल्स कंज्यूमर्स को बहुत कंफ्यूज करने लगे। सभी मैकिन्टोशेस कुछ माइनर चेंजेस के अलावा लगभग एक जैसे ही थे। एप्पल की इस खराब मार्केटिंग की वजह से एप्पल की सेल्स दिन ब दिन कम होनी शुरू हो गई। एप्पल अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर था, लेकिन इन स्टेप्स के बाद एप्पल की इस रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अपनी इन कम होती सेल्स को देखकर एप्पल ने मैक OS और मैकिन्टोश रोम्स को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंसिंग पर देना शुरू कर दिया था, जिससे मार्केट में क्लोनिंग टोशिस के नाम से एप्पल के मैकिन्टोशिस के क्लोन्स सेल होना शुरू हो गए और उसने एप्पल की सेल को और भी ज़्यादा कम कर दिया। एक तरफ एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से टफ कंपटीशन मिल रहा था, दूसरी तरफ कंपनी का मार्केट शेयर दिन ब दिन कम होता जा रहा था। कई एक्सपर्ट्स को ये लगने लगा था कि एप्पल अब बुरी तरह से फेल हो जाएगी। कंपनी को एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम की शिद्दत से ज़रूरत थी। 20 दिसंबर 1996 को कंपनी ने अनाउंस किया कि वो स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट शॉप को परचेज करेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो कंपनी के पुराने दोस्त स्टीव जॉब्स से कंपनी की हालत को बेहतर करने के लिए उनसे हेल्प लेंगे। अगस्त 1997 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल का इंटरिम CEO बनते ही कंपनी के प्रोडक्ट लाइंस को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस देना बंद कर दिया। स्टीव जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक जाली अलायंस भी बनाया। 1997 में मैक वर्ल्ड एक्सपो में स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि माइक्रोसॉफ्ट अगले 5 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैकिन्टोश पर रिलीज करेगा और साथ ही साथ $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी एप्पल में करेगा, जिसके बदले में एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो रहे पेटेंट डिस्प्यूट्स को खत्म कर देगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैकिन्टोश का डिफॉल्ट ब्राउज़र भी बना देगा। स्टीव जॉब्स की ये मूव एप्पल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। स्टीव जॉब्स ने CEO बनते ही iMac को डेवलप करना शुरू कर दिया था। इस लाइन के रिलीज होते ही इसने एप्पल की सेल्स को आसमान पर पहुंचा दिया था। एप्पल हर साल iMac के 1 मिलियन यूनिट्स सेल करने लगा।
इन स्टेप से एप्पल को उसकी रेप्यूटेशन को वापस पाने में बहुत मदद मिली। स्टीव जॉब्स के सीईओ बनने से पहले कंपनी के लॉसेस बढ़ते जा रहे थे और सेल्स दिन ब दिन कम होती जा रही थी, लेकिन स्टीव जॉब्स के सीईओ बनने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और कंपनी ने $309 मिलियन का प्रॉफिट भी जनरेट किया। 2001 में एप्पल ने मैक ओएस एक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड था। मई 2001 में एप्पल ने यूएस की मेजर कंप्यूटर मार्केट्स में रिटेल स्टोर्स को ओपन करना शुरू कर दिया। इन रिटेल स्टोर्स को ओपन करने के पीछे के प्राइमरी पर्पसेस थे कि एप्पल के कंप्यूटर मार्केट में गिरते हुए मार्केट शेयर को रोका जा सके और थर्ड पार्टी रिटेल आउटलेट्स की एप्पल के प्रोडक्ट्स के खराब मार्केटिंग से बचा जा सके। अक्टूबर 2001 में एप्पल ने अपना पहला पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो प्लेयर आईपॉड को इंट्रोड्यूस किया। आईपॉड के अंदर 5 गीगाबाइट तक स्टोरेज थी, जो एक साथ 1000 सॉन्ग्स को स्टोर करने के कैपेबल था। आईपॉड की सेल ने एप्पल के फाइनेंशियल्स को मैसिव बूस्ट दिया और एप्पल ने जून 2005 तक पोर्टेबल म्यूजिक डिवाइस मार्केट का 76% मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। 2007 में स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि एप्पल एक ऐसी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनराइज करने वाला है जिससे एप्पल ने कभी कम्पीट नहीं किया था। फाइनली 9 जनवरी 2007 को एप्पल ऑफिशियली अनाउंस करता है आईफोन। Revolutionary user interface is the result of years of research and development, and of course it's आईफोन की लॉन्च ने मोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जहां दूसरी सभी मोबाइल फोन्स कंपनीज कीपैड मोबाइल्स और स्टाइलस वाले मोबाइल फोन्स बेच रही थी, उस वक्त एप्पल ने एक ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेंट कर दिया था कि सभी हैरान रह गए थे। एप्पल ने कीपैड प्लास्टिक बटन्स की जगह फिंगर फ्रेंडली टच स्क्रीन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। साथ ही साथ कस्टमर्स आईफोन में सैकड़ों सॉन्ग्स को भी सुन सकते थे। इसके अलावा कस्टमर्स अपने फिंगर्स के साथ ब्राउजिंग, गेम्स, मैप्स और यूट्यूब का यूज भी कर सकते थे। अपने इन सब फीचर्स की वजह से आईफोन जल्द ही एप्पल का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ। आईफोन की सक्सेस के कारण एप्पल लोगों के बीच एक प्रीमियम और वेल रेप्यूटेड कंपनी बन चुकी थी। जनवरी 2010 में एप्पल ने आईपैड को इंट्रोड्यूस किया। 2010 में आईपैड जल्द ही अपने सॉफ्टवेयर के कारण मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशंस के तौर पर रिकॉग्नाइज होने लगा। 2010 में पहली बार ऐसा हुआ था कि पिछले 20 सालों में एप्पल का प्रॉफिट माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा हो। एप्पल की इस ग्रेट सक्सेस के पीछे स्टीव जॉब्स की ग्रेट मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी ग्रेट मार्केटिंग और इनोवेशन की वजह से एप्पल आज एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है। 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि वो एप्पल में सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहे हैं। रिजाइन करने के 6 हफ्तों बाद ही स्टीव जॉब्स की कैंसर के कारण डेथ हो जाती है। स्टीव जॉब्स के रिजाइन के बाद टिम कुक को कंपनी का सीईओ बनाया गया और आज तक टिम कुक ही एप्पल के सीईओ हैं। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद टिम कुक ने एप्पल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टिम कुक की लीडरशिप में एप्पल की सेल्स और प्रॉफिट्स ने कई गुना तक ग्रो किया। आज एप्पल के प्रोडक्ट्स को एक लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स माना जाता है।
और एप्पल की प्रोडक्ट्स को खरीदना आज ज़्यादातर लोगों का सपना बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।